हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? और होली के अवकाश में आप सभी लोगों ने पॉलिटी सीरीज़ को खूब देखा और सराहा और समझा भी। और उसी कड़ी में एक और वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। एक टॉपिक है हमारे संविधान के अंतर्गत कि भारत में न्यायपालिका है, और हम ये भी पढ़ते हैं कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो सवाल ये उठता है, कई बार हमारे मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आता है, कई बार हमारे प्रीलिम्स में भी सवाल आता है, क्या भारतीय संविधान के भीतर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के प्रावधान किए गए हैं या नहीं? क्या वास्तव में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है या ऐसा कहा ही गया है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग विस्तारपूर्वक देखेंगे और देखेंगे कि संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भारत में न केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का पूरा ध्यान भी दिया गया है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए क्या क्या मैंने समझाया था, जरा ध्यान से देखिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के प्रावधान जो संविधान में किए गए हैं, निष्पक्षता के प्रावधान जो संविधान में किए गए हैं उसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, केवल हेडिंग बनाई थी, समय पूरा हो गया था। आज मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। जैसे सबसे मैंने पहले कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए मैंने आपसे बताया था कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें पहला प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। ये पहला प्रावधान है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। दूसरा स्वतंत्रता का प्रावधान जो किया गया है वो दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रावधान यह है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। ये दूसरी विशेषता है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। और भारित व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। भारित व्यय क्या होता है मैं भी समझाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं परमेश जी। और तीसरा प्रावधान जो भारतीय संविधान में किया गया है, सेवानिवृत्ति पर यानी रिटायर्ड होने पर सेवानिवृत्ति पर वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेवानिवृत्ति पर वकालत पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। मेरी भी इच्छा है, ये बैच तो मैं भी हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूं, अब मेरा भी प्लान आ रहा है कि धीरे धीरे मुझे अपने इस माध्यम को अभी हिंदी लैंग्वेज से बाईलिंगुअल आना चाहिए, बाईलिंगुअल से फिर इंग्लिश मीडियम में भी आना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ अब इंग्लिश मीडियम में अधिक आ रही हैं और वो सब भी पॉलिटी का मार्गदर्शन चाहती है। तो कई बार मैं
उन तक अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं अपने आप को खुद कन्वर्ट करना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे मैं हिंदी मीडियम से बाईलिंगुअल में आऊँ, बाईलिंगुअल से इंग्लिश में भी आऊँ, ताकि हर प्रकार के विद्यार्थियों की सेवाएं मैं दे सकूँ, पॉलिटी, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल में। न केवल हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको हिंदी मीडियम में, जो प्योर इंग्लिश मीडियम है उनको इंग्लिश मीडियम में, जो बाईलिंगुअल है उनको बाईलिंगुअल में। मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इसमें। हालांकि इसमें मैं इंग्लिश टर्म यूज़ करता रहूँगा, लेकिन आगे मैं एक बाईलिंगुअल बैच भी लाऊंगा ताकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे समझ पाए और पढ़ पाए। बाईलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और दोनों बताया जाए। इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है प्योर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का मतलब होता है प्योर हिंदी मीडियम। हालांकि ये हिंदी मीडियम का बैच है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश टर्म का यूज़ करता रहूँगा। जब कभी बाईलिंगुअल आएगा तो दोनों मोड में मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, मैं सहज ज़्यादा हिंदी मीडियम में हूँ अंग्रेजी की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ा नहीं सकता, और कोशिश करूँगा तो उसमें आपको मैं बता नहीं पाऊँगा। वहाँ भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरी बेसिक एजुकेशन भी इंग्लिश मीडियम की ही रही। 9 तक तो मैं इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ा, तो इंग्लिश बहुत ठीक ठाक थी। मैंने तो शुरुआती चरण में 2014 तक CGL लेवल पर इंग्लिश पढ़ाया भी है। बस ये है कि जिस भाषा में आप रमते हो तो उसके अच्छे शब्द ज़्यादा आने लगते हैं, जुबान पर वही बार बार आता है आपके। तो पिछले 10 सालों से हिंदी माध्यम में पढ़ाया गया है, तो ज़्यादा सहजता हिंदी माध्यम में होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश से बहुत हमारे लिए बहुत कठिन भाषा है, वो भी आ जाएगा। प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपकी सेवाएं आप लोगों को दे सकेंगे। और मेरी भी इच्छा है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ आएंगी वो हमें इंग्लिश मीडियम में मिलेंगी, और इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है तो शायद जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे। कोशिश करूँगा मैं भविष्य में जरूर इसकी। तो मैंने सबसे पहले बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का पहला प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। न्यायाधीशों के वेतन को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वकालत पर प्रतिबंध, जब रिटायर्ड होने के बाद उस पर प्रोविजन है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि वह वकालत नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। साथ ही साथ न्यायाधीशों के आचरण पर बहस पर प्रतिबंध है। न्यायाधीशों के आचरण पर सदन के भीतर बहस पर प्रतिबंध, सदन के भीतर बहस पर प्रतिबंध। और शायद मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया होगा कि ये मेंस में एक सवाल आया था। ये सवाल PCS में नहीं आया था, ये सवाल IAS में आया था, UPSC में आया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए संविधान में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ विशेषताएं हैं। वो कौन कौन से प्रावधान है यही लिखना था आपको। ये तो मैंने हेडिंग बता दी कि ये प्रावधान है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाए होंगे, स्टूडेंट्स, कि सर ये कैसा प्रावधान है कि कोलेजियम व्यवस्था से कैसे न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाती है। कोलेजियम व्यवस्था ये एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द है ही नहीं है। ये कोलेजियम व्यवस्था जो है ये अपने आप में क्या है, कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम सिस्टम जो है अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है। कोलेजियम व्यवस्था आपको डिटेल में हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन कोलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। तो इस कोलेजियम व्यवस्था से कैसे न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई? क्योंकि प्रारंभ में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, और वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श होता था उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं था। राष्ट्रपति चाहे तो मान भी सकता था और ना चाहे तो नहीं भी मान सकता था। लेकिन हमारे देश में एक केस आया जिसका नाम है सेकंड जजेस केस, और यह केस 1993 में आया था। और 1993 में जब सेकंड जजेस केस आया था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, रेपुटेटेड सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वयं में डिसीजन दिया कि जब कभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति को परामर्श देगा तो राष्ट्रपति उसे मानने हेतु बाध्य होगा। ऐसा क्यों कहा गया? ताकि कार्यपालिका अपनी मनमानी न कर सके। कार्यपालिका अपनी मनमानी से मतलब सरकार अपनी मनमानी न कर सके, प्रधानमंत्री अपनी मनमानी न कर सके, अपने अनुसार वह न्यायाधीशों की नियुक्ति न कर सके। क्योंकि कार्यपालिका अगर अपने अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी तो वह न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी, और कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित करेगा, न्यायपालिका की फ्रीडम को कम करेगा। इसलिए कोलेजियम व्यवस्था को लाया गया ताकि न्यायपालिका के कार्यों में
कार्यपालिका के कार्यों को, हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके, ताकि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की संकल्पना को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए 1993 में न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कोलेजियम व्यवस्था को लाया गया और ये कोलेजियम व्यवस्था कहीं ना कहीं इंडियन सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाती है, फ्रीडम देती है, उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। इसलिए कहा गया है कि कोलेजियम व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। एक विशेषता मैं आपको और बता देता हूं, अभी आगे आएगा। जीएस यादव ने एक सवाल किया है, हालांकि मैं बीच में कोई कमेंट नहीं लेता हूं, लेकिन सामने आ गया इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि गुरुजी गुड मॉर्निंग, एक कंफ्यूजन है, भारतीय संविधान संघीय है या अर्धसंघीय। अभी धैर्य रखिए, अभी हम लोग शासन प्रणाली पढ़ेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे परिसंघात्मक की विशेषता क्या है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कन्फेडरल, व्हाट इज द फीचर ऑफ फेडरल, व्हाट इज द फीचर ऑफ यूनिटरी। परिसंघात्मक क्या है, संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण परिसंघात्मक है, कौन सा लक्षण संघात्मक है, कौन सा लक्षण एकात्मक है, और भारतीय संविधान को कौन से श्रेणी में रखना चाहिए। भारतीय संविधान को संघात्मक कहा जाए या परिसंघात्मक कहा जाए या एकात्मक कहा जाए, जो भी कहा जाए, पश्चिम के बहुत सारे विद्वान भारत को अर्धसंघी क्यों कहते हैं, भारत को एकात्मक क्यों कहते हैं, भारत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों कहते हैं, परिसंघात्मक सहकारी संघवाद क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन समझाएंगे। लेकिन कब, जब जूता चुराई का समय आएगा, तब जूता चुराई की रस्म दिखाएंगे। तो जीएस यादव अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी मैं शासन प्रणाली पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें कन्फ्यूजन की क्या बात, अभी पढ़ाया नहीं तो कन्फ्यूजन कहाँ आ जाएगा। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कि भारत संघीय है कि अर्धसंघीय है कि एकात्मक है कि परिसंघीय है, तो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो अभी तो कन्फ्यूजन आपको होगा ही। तो अभी इसमें कन्फ्यूजन होने की क्या जरूरत है, जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तब मैं बताऊंगा। कन्फ्यूजन किसे बोलते हैं जीएस यादव, कन्फ्यूजन तब बोलते हैं जैसे मैं अभी स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका पढ़ा रहा हूं, अब आपको कोलिजियम व्यवस्था में डाउट आ जाए हमारे समझाने के बाद, तब आप कहेंगे कोलिजियम व्यवस्था में ये डाउट बना हुआ है। अभी जिसको पढ़ाया नहीं तो हर चीज कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। तो जो हम पढ़ाते चलेंगे वहां पर आपके मन में क्या, परीक्षा के मन में उठने वाला सवाल भी वहां से मिस नहीं होगा। आयोग भी जितना सोच सकता है, मेरी कोशिश रहती है कि वहां की सोच से ही हर पॉइंट निकाल लिया जाए। तो ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं कि जो आपको बताने की जरूरत हो हमारे लेक्चर में, हमारे नोट्स में, हमारे बोर्ड वर्क में वो चीज मिस हो जाए। यदा कदा कभी हो सकता है, तो बस वक्त आने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। चल रहे हैं, वहीं चल रहे हैं। देखिए शिव कुमार जी ने कहा, सर प्लीज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या? देखिए यही जल्दबाजियां आप लोगों की है ना, यही चीज मैं धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हर रोज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये अर्जुन बैच के ये जो थोड़ा सा बिगिनर बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी एक लोगों को जीएस यादव को समझा के मैंने क्लियर ही किया था, दूसरे विद्यार्थी का कमेंट आ गया कि सर प्लीज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक्सप्लेन करना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने खत्म कर दिया स्वतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। अभी पहला हिस्सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर यहां पहुंचूंगा। जब यहां पहुंचूंगा तो ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। वहां पहुंचने से पहले ही कमेंट लिखने में आप मस्त हो गए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक्सप्लेन कर दीजिए। ये किसका दोष है, हमारा दोष है कि आपका दोष है? ये आपके धैर्य का दोष है जो आपके पास नहीं है शिव कुमार। यही आपको मैं समझा रहा हूं, समझ जाएंगे। जब भी बैच कोई स्टार्ट होता है तो विद्यार्थियों को हमें समझने में, परीक्षा में कैसे पढ़ा जाता है, अर्जुन बैच में हम कैसे पढ़ते हैं, टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है, ये समझने में 2-4-10 दिन लग ही जाता है। तो इसलिए मैं मुस्कुरा के बच्चों को समझाता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ, माफ़ करता रहता हूँ, धीरे धीरे वो समझ ही जाते हैं। तो ये जल्दबाजी दोबारा किसी विद्यार्थी को नहीं दिखाना है, जब तक मैं ना कह दूं दैट इज कंप्लीट। अब बताओ कोई दिक्कत, मैं तो पूछता ही हूं, जब टॉपिक खत्म करता हूं तो मैं खुद पूछता हूं कि अब बताओ हर विद्यार्थी को क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो कमेंट करके बताइए। मैं खुद ही कहता हूं, तो काहे परेशान को होते हो? मैं बगैर समझाए थोड़ी ना चला जाऊंगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। हाँ ये भी होगा, कई स्थानों पर ऐसा होगा, मैं कई मुद्दों को आपको नहीं समझाऊंगा, वहां पर आप परेशान होगो कि सर हमें सर ने नहीं समझाया। तो इसका मतलब है कि वहां उसकी अभी जरूरत नहीं है, वो आगे कहीं आएगा। यदि उसको विद्यार्थियों को समझना है, वो हमारी परीक्षा का हिस्सा है, ये पॉसिबल ही नहीं कि इमरान सर आपको उसको समझाए ना, लेकिन वक्त आने पर ही समझाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं आर्टिकल 85 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, जो चूजे विद्यार्थी होते हैं, गोलू टाइप के विद्यार्थी होते हैं, जैसे मैं कहता हूं भारत का राष्ट्रपति सत्रावसान करता है, लोकसभा का विघटन करता है, सत्र को आहूत करता है, यह भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है।
जैसे ही ये बात मैं बोलता हूं, वैसे विद्यार्थी हमसे क्या पूछता है कि सर आपने 17 अवसान नहीं बताया, विघटन नहीं बताया। तब मैं बताता हूं बाबू, यहां केवल आपको यह बताया जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, सत्र का 17 अवसान करता है, सत्र को आहूत करता है। लेकिन 17 अवसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, स्थगन क्या होता है, स्थगन का क्या प्रभाव पड़ता है, विघटन का क्या प्रभाव पड़ता है, 17 अवसान का क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात आप विधायिका में डिटेल में सीखेंगे। यहां केवल आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत यह बताया जा रहा है कि विघटन करने की शक्ति, 17 अवसान करने की शक्ति, सत्र को आहूत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, इसकी विशेषता क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, यह आप विधायिका में पढ़ते हैं। ये विद्यार्थी को वही समझा देता हूं। अगर ये न बोलूं तो 10 कमेंट बच्चों के आ जाते हैं, सर इसका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पद्धति, ये दोबारा डिस्टर्बेंस आप लोग नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे कि जिस चीज को सर अभी यहां तुरंत नहीं समझा रहे हैं, इसका मतलब वो आगे आएगा, और जिसकी जरूरत है वो हर हाल में सर समझा के जाएंगे। तो ये आप कहीं भी ये शिकायत आपको मिलेगी ही नहीं। बस आप धैर्य बनाए रखिए अच्छे से, और जब टॉपिक पूरा होगा तो मैं खुद बताऊंगा। अब पढ़ा दिया हूं, इसमें किसी को डाउट, कोई संदेह तो आप बताइए, ठीक है। दैट इज अ प्रोसेस टू स्टडी। तो हमें केवल पढ़ाने का तरीका नहीं, आपको पढ़ने का भी तरीका आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया, कोलिजियम व्यवस्था। मैंने कोलिजियम व्यवस्था क्या, कोलिजियम व्यवस्था किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोलिजियम व्यवस्था किसी स्थान का नाम नहीं है। कोलिजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति की और हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है, जिसका जन्म किसी संसदीय अधिनियम के माध्यम से नहीं हुआ है, जिसका जन्म संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हुआ है, जिसका जन्म न्यायिक व्याख्याओं से हुआ है। और यह व्याख्या कब की गई, 1993 में किया गया। कोलिजियम व्यवस्था 1993 में सेकंड जजेस केस में किया गया। क्यों किया गया, ताकि कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना हो, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। इसीलिए हम आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के प्रावधान में पहला प्रावधान क्या पढ़ाए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संविधान भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखना चाह रहा है। दूसरा, न्यायाधीशों के वेतन को भारत के संचित निधि पर भारित व्यय किया गया है। अब संचित निधि क्या है, यह यहां का हिस्सा नहीं है। संचित निधि को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को अब आप कब पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को आप तब पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विधायिका। वहां आपको मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स। भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन कब, जब विधायिका पढ़ेंगे। यहां क्या पढ़ा रहे हैं, यहां मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। लेकिन ये हेडिंग बता के चला जाऊंगा तो आप असमंजस में रह जाएंगे, ये भारित व्यय है क्या। तो मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम आपको मैं यहां थोड़ा सा भारित व्यय के बारे में बता दूं, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा तब बताऊंगा जब मैं विधायिका पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार जितने भी पैसे खर्चे करती है वो कहां से, अपने खाते से नहीं, भारत के खाते से। और भारत के सबसे बड़े वाले खाते का नाम क्या है, भारत की संचित निधि। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत की संचित निधि से जितना पैसा चाहे उतना निकालें और उतना उड़ाएं? नहीं, भारत की संचित निधि में जितना पैसा है वो भारत का पैसा है, भारत के लोगों का पैसा है, भारत की जनता का पैसा है। और भारत की जनता का पैसा का खर्चा सरकार बगैर हमारी अनुमति से खर्च नहीं कर सकती। जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं कि भारत की संचित निधि में जितना भी पैसा रखा गया है सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है, लेकिन भारत की संचित निधि से सरकार जब भी पैसे को खर्च करती है तो हमसे पहले अनुमति लेती है। तब विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमसे तो आज तक अनुमति नहीं ली गई, आज तक हमारे पास मोदी जी का एक फोन नहीं आया कि भारत की संचित निधि से पैसा खर्च करना है। तब मैं विद्यार्थियों को समझाता हूं कि मेरे भाई, मैंने आपको लोकतंत्र पढ़ाया है, मैंने आपको लोकतंत्र के 2 प्रकार बताए हैं कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप अपनी शक्ति का सीधा प्रयोग करते हैं या अपनी शक्ति को किसी को दे दिया आपने? नहीं सर, हमने अपनी शक्तियों को दे दिया। किसको दिया है? अपने प्रतिनिधियों को। आपके प्रतिनिधि कहां बैठे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में हैं, कौन से होटल में हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, हमारे प्रतिनिधि किसी होटल में नहीं है, हमारे प्रतिनिधि किसी रेस्टोरेंट में नहीं है, हमारे प्रतिनिधि राज्यों में विधानसभा में और केंद्र में लोकसभा में बैठे हो। इसका मतलब है कि आपकी शक्ति का प्रयोग देश स्तर पर कहां हो रहा है? आपके प्रतिनिधि लोकसभा में कर रहे हैं।
इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारत की संचित निधि से 1 रुपया भी हमारी मर्जी के बगैर नहीं खर्चा किया जाएगा। इसका मतलब है कि लोकसभा के प्रतिनिधियों के मर्जी के बगैर, क्योंकि हमने अपनी शक्ति लोकसभा के सदस्यों को दे दी है और हमारी शक्ति का अंतिम रूप से प्रयोग लोकसभा के सदस्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत की संचित निधि से 2 प्रकार से खर्चा होता है। भारत की संचित निधि से ज्यादातर खर्चे लोकसभा की स्वीकृति के बाद होता है, लेकिन भारत की संचित निधि से कुछ पैसा ऐसा भी खर्च होता है जिसके लिए सदन की अनुमति नहीं ली जाती, जिसके लिए मतदान नहीं कराया जाता। केवल सदन को बता दिया जाता है कि इतना पैसा भारत की संचित निधि से खर्चा किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे परमिशन नहीं लूंगा। ऐसा क्यों किया गया सर? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि, ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन भंग होगा तो इतना गहरा कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे। कंसंट्रेशन का बना रहना बड़ा जरूरी है। और लक्ष्मीकांत इस भाषा में नहीं लिखेगी, भारत की कोई पुस्तक इस भाषा में नहीं लिखेगी। भारत की पुस्तकें केवल इतना लिखकर चली जाएंगी कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि में भारित व्यय घोषित किया गया है। दम हो तो समझ के दिखाओ, और नहीं समझ पा रहे हो तो आगे बढ़ो, हम तुमको बताने नहीं आएंगे। किताबों का काम है कठिन भाषा लिखकर वो आगे बढ़ जाए। विद्यार्थी का दम है तो समझ के दिखाए, और अध्यापक का काम है किताबों में लिखी गई कठिन भाषाओं को उस भाषा में बताए जिस भाषा में विद्यार्थी समझ पाए। तो मैं शिक्षक हूं, मैं किताब नहीं हूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि भारत की संचित निधि से जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसके लिए सदन की अनुमति ली जाती है। हालांकि भारत की संचित निधि से कुछ पैसा ऐसे भी खर्च किया जाता है जिसके लिए सदन की अनुमति नहीं ली जाती। और भारत की संचित निधि से खर्च किया जाने वाला ऐसा पैसा जिसके लिए सदन में चर्चा तो होती है लेकिन सदन में मतदान नहीं होता, ऐसे खर्चे को भारित व्यय कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी ध्यान रखिए, उसी को इंग्लिश में चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। परिभाषा क्या बनी? भारत की संचित निधि से खर्चा होने वाला ऐसा पैसा जिसके लिए सदन में चर्चा तो होती है लेकिन सदन में मतदान नहीं होता, ऐसे खर्चे को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाता है। ये तो रट लिया। ऐसा होता क्यों है? ताकि कुछ खर्चे को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए, ताकि उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, और न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है उसको भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है, ताकि उसके लिए सदन में चर्चा तो होगी लेकिन सदन में मतदान नहीं होगा, सदन की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। अगर सदन की स्वीकृति लेनी पड़ती तब जाकर न्यायाधीशों को वेतन मिलता, तो विधायिका के सदस्य कहते, अरे न्यायपालिका साहब जैसा कह रहे हैं वैसा निर्णय सुनाओ, वरना आपके घर में बच्चे पैसे के लिए तरस जाएंगे, स्कूल की फीस नहीं जमा होगी, क्योंकि आपको वेतन तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम अपनी परमिशन नहीं देंगे। और विधायिका का न्यायपालिका में कार्यों में हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बाधित करेगा। और भारतीय संविधान निर्माता भारत में केवल न्यायपालिका का प्रावधान कर रहे थे या स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान कर रहे थे? नहीं सर, आपने बताया है कि भारत में केवल न्यायपालिका नहीं है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का मतलब क्या हुआ कि उसके कार्यों में कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप न हो, और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के लिए हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया। हमने विधायिका के हस्तक्षेप को अपनाने के लिए हमने न्यायाधीशों के वेतन को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर दिया गया, जिससे कि विधायिका के लोग न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न कर पाए। जिससे यह बात स्पष्ट है कि भारत में केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान ही नहीं किया गया है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि ये 2 प्रावधान मैंने समझाए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है और न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया है। और संचित निधि पर भारित व्यय होता क्या है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये कहानी अभी अधूरे है। पूरा करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब मैं विधायिका पढ़ाऊंगा। जितनी जरूरत थी उतना मैंने आपको दे दिया, इससे ज्यादा मैं आपको यहां भी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। कब दूंगा?
जब जूता चुराई का समय आएगा। जूता चुराई से तात्पर्य क्या हुआ? जब विधायी का टॉपिक आएगा, जब भारत की संचित निधि पढ़ेंगे इसके बारे में फिर और डिटेल में समझाऊंगा। यहां जितनी आवश्यकता थी आपको समझने के लिए वो मैंने समझा दिया। अब कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं। मेरा मानना है कि मानसिक संतुलन अगर खराब नहीं होगा तो हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा कमेंट दिखाओ भाई, अब तब आगे चलते हैं। आयुष भैया थोड़ा कमेंट दिखाइए बच्चों को। तो न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ये समझ में आया? देखो, हम इस कक्षा में केवल पॉलिटी नहीं सिखाएंगे, हम पॉलिटी भी सिखाएंगे, पढ़ने का तरीका भी सिखाएंगे, अच्छे मूल्य भी सिखाएंगे, जीवन जीने का भी तरीका सिखाएंगे, अनुशासन भी सिखाएंगे, डिसिप्लिन भी सिखाएंगे, मूल्य भी सिखाएंगे, ताकि जब कभी भी जाकर दुनिया में किसी भी हायर एजुकेशन में और किसी भी सेवाओं में बैठो ना तो बता सको कि हम कहाँ सीख कर आए हैं और किससे पढ़ कर आए हैं। ये मूल्य में आप में अंदर उत्पन्न करना चाहिए। पॉलिटी के केवल कुछ अनुच्छेद और कॉन्सेप्ट सिखाने नहीं आया हूं मैं आपको, हर अदा सिखाने आया हूं मैं आपको, हर लोगों से विशिष्ट बनाने आया हूं मैं आपको। और अगर आप बनना चाहेंगे तो फिर मैं बना भी दूंगा, बस ठान कर मत बैठे रहना कि दम हो तो हमें बना के दिखाओ, तब कैसे बनाएंगे। हम आके लिख देंगे। रोशनी सोनकर जी कह रहे हैं कि यस सर, बट आपने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, कैसे लिखूंगी? वहां हम आके लिख देंगे, क्या करना है। अब ये भी दिक्कत की बात है कि सर ज्यादा समझा दिए, ज्यादा कैसे लिख पाएंगे हम? अरे स्टोरी बता दी पूरी, अब इस स्टोरी को भी नहीं लिख पाओगे। लिखने हम थोड़ी ना आएंगे, लिखना तो आपको भी है। परिधि रानी, मैं आपको कमेंट देख रहा हूं लेकिन इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, लास्ट में इसका जवाब नहीं दूंगा। कमेंट करके एक बार छोड़ दिया करिए, लास्ट में जवाब देंगे इसका। वो भारत की संचित निधि पे भारित व्यय नहीं होता जिसके लिए सदन में मतदान होता है। नोट सबको मिल गई रोशनी सुनकर, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जहां पर पीडीएफ का ऑप्शन है वहां पर नोट्स पहुंच चुका है, सब बच्चों को मिल गया है, किसी बच्चे को अलग अलग नहीं गया, एक ही स्थान पर है। वो आपको निकालने का तरीका आएगा, निकल जाएगा। एटीएम में पैसा डाल दिया गया है, अब कह रहे मेरा पैसा नहीं निकल रहा है, खाते में पैसे नहीं होगा, कैसे निकलेगा आपके? मतलब आप जान ही नहीं रही तरीका कैसे निकला जाता है, तो क्या कर सकते हैं? वो तो तरीका सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे नोट्स ढूंढते हैं। नोट्स पहुंच चुका है आप सबका, ठीक है। दोबारा वीडियो देखिए रिकॉल करने के लिए, सोनी यादव। महिमा जी इसका ज्ञान मत दीजिए, ये मुझे तरीका पता है कि कब हमें क्या करना है, कब किसका कमेंट पढ़ना है, कब बच्चों से क्या राय लेनी है, कब बच्चों के कमेंट देखना है, क्या नहीं देखना है, ये हम बड़ी भांति अच्छी तरह जानते हैं महिमा, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कब कब हमें कमेंट बच्चों का देखना है, कब कब बच्चों की राय लेनी है, कब कब बच्चों की प्रॉब्लम सुननी है, आई नो वेरी वेल। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो महिमा जी। आपका चौथी बार कमेंट आ रहा है। ये हुनर मुझे बड़ी भली भांति आता है, इसको समझाने की जरूरत आपको नहीं है हमें, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला मुद्दा क्या है? सेवानिवृत्ति पर वकालत पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्ति पर वकालत पर प्रतिबंध यह भी क्यों किया गया? ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जब रिटायर्ड होगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट में और ना ही हाई कोर्ट में वह वकालत नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया? ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके और निष्पक्ष रह सके, और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ वह काम कर सके। क्योंकि अगर वकालत करने का मौका उनको रिटायर्ड होने के बाद मिलता तो वह तमाम ऐसे कार्यपालिका विधायिका के लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती, ताकि कल रिटायर्ड होने के बाद हमारे पास कुछ मुकदमे आ सके, हमारी वकालत चल सके, हमारा काम चल सके। इसीलिए न्यायाधीशों की वकालत पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, ताकि वह रिटायर्ड होने के बाद किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर क्या न कर सकें, किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वह न कर सकें, क्या न कर सके, वकालत न कर सके। अगला मुद्दा क्या है? न्यायाधीशों के आचरण पर सदन के भीतर बहस पर प्रतिबंध है। बहस पर प्रतिबंध है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है
अनुच्छेद 121, ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है। 121 भारतीय संविधान का आर्टिकल 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा या न्यायाधीशों के द्वारा जो भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, उसके द्वारा जो भी निर्णय सुनाया जाएगा उसकी निर्णयों की आलोचना या उसके आचरण पर बहस सदन का कोई सदस्य न्यायालय के भीतर भी नहीं कर सकता और न ही न्यायालय के बाहर, ताकि उसे अपने निर्णय देते समय इस बात की पूरी स्वतंत्रता रहे कि हमारी आलोचना किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ताकि बगैर किसी आचरण पर बहस की परवाह किए बगैर वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर निर्णय दे सके। इसलिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 121, और आर्टिकल 121 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायाधीशों के आचरण पर बहस सदन के भीतर किसी भी सदन के सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। और अगला मुद्दा सबसे लास्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाइयां होंगी वह लिखित रूप से होंगी और उसका अपना एक साक्ष्यात्मक मूल्य होगा। साथ ही साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो सबसे ज्यादा अच्छा मतलब है स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए, वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अगर आलोचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, चाहे वह सदन का सदस्य हो चाहे वह आम आदमी हो, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि उसे दंड दे सकती है। केवल सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि हाई कोर्ट को भी, सर दोनों को पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह पावर है कि अगर उसके निर्णयों की उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्यों की आलोचना किसी भी व्यक्ति को द्वारा की जाती है तो उसे उसको दंड देने का अधिकार है, ताकि वह अपनी कार्रवाइयां स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कर सके, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कर सके। जैसे हमारी क्लास स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रह सके, हम किसी बच्चे के दबाव में काम ना करें, किसी बच्चे के निर्देशानुसार काम ना करें, तो हमें क्या है, हमें अपनी क्लास को अपने अनुसार पढ़ाने का अधिकार है। और हमारे इस स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसे हमें क्लास से हटाने का और उसका एडमिशन कैंसिल करने का अधिकार है हमारे पास। कि ऐसे बच्चे क्लास में अनावश्यक डिस्टर्बेंस से एडमिशन कैंसिल करिए, पैसा वापस करिए, पूरे बच्चों को क्लास बाधित कर सकते हैं। और यह अधिकार हमें नहीं मिलता तो हर बच्चा हमें समझाता ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। एग्जाम्पल जैसे गरिमा ने अभी किया, गरिमा ने पहले दिन क्लास को डिस्टर्ब किया तो उनको फटकार लगी थी, वो अपना बदला हमसे लेना चाह रही थी गरिमा जी। तो गरिमा जी ने क्या किया कि सर दूसरे दिन इन्होंने कमेंट किया कि सर किसी का कमेंट मत पढ़ा करिए। अब हमारा कमेंट जब आया था आप कहते बीच में कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा ना, आज के बाद किसी का कमेंट मत पढ़िएगा, मैं कमेंट नहीं करूंगी। और फिर जब मैंने कोई चीज समझाया, मैंने कहा कमेंट करके बताइए, सभी बच्चों को समझ में आया। और बच्चों का जब मैं कमेंट पढ़ा, कहा सर आपकी आदत है कि आप कमेंट बीच बीच में बच्चों की पढ़ने के खुद आपको आप पढ़ते हैं, खुद कमेंट करने के लिए आप कहते हैं, आपकी आदत भी है कमेंट पढ़ने की बीच बीच में सर। अब उनको किस बात का वो लग रहा है, क्योंकि उनको कमेंट को लिए डांटा गया था, कुछ कमेंट किसी दिन की थी, कुछ बीच में डिस्टर्ब की थी, तो उनको लग रहा किसी का कमेंट ना पढ़ा जाए। लेकिन क्या हम अब गरिमा के अनुसार क्लास पढ़ाने के लिए बाध्य हैं? कमेंट नहीं करना है अनावश्यक रूप से, लेकिन जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो क्या बच्चों को यह भी पूछा नहीं जाएगा कि बच्चे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो उसके बात को बताया नहीं जाएगा? ये तो बताया जाएगा। इसके लिए थोड़ी ना मनाही की गई है, मनाही इसलिए की गई है कि कोई अनावश्यक कमेंट ना करे, बेवजह टॉपिक से हटकर वहां बात मत करके डिस्टर्ब करिए। और इस बात के लिए हम स्वतंत्र हैं कि अपनी कक्षा को मुझे कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कब बच्चों का कमेंट लेना है, कब नहीं लेना है, कब उनका फीडबैक पूछना है, कब उनके फीडबैक का जवाब देना है। इसके लिए हम स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। और ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता हमें नहीं मिलती तो ये 1000 बच्चों की कक्षा हम अनुशासन के साथ 100 घंटे में कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। हमको इनके निर्देशों पर ही चलना पड़ेगा। लेकिन इस बात की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हमें मिली है। ये उदाहरण समझो, और इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझो कि यही स्वतंत्रता और निष्पक्षता न्यायपालिका के पास भी है कि न्यायपालिका अपनी कार्रवाइयों को अपने अनुसार कर सकती है, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर निर्णय दे सकती है। और उसके निर्णयों की आलोचना अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी तो उसको
उसे दंड देने का अधिकार है। और ऐसा अधिकार संविधान ने न्यायालय को इसलिए दिया ताकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रह सके। और न्यायपालिका की इसी शक्ति को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। प्री में सवाल कैसे बनेगा बताते हैं। प्री में सवाल बनेगा कि न्यायपालिका को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया, जिसका निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है। पहला, वह रिटायर्ड होने पर वकालत नहीं करेगा। दूसरा, सदन के भीतर उसके आचरण पर बहस नहीं होगी। तीसरा, उसका कार्यवाहियां लिखित रूप से होंगी। चौथा, उसके निर्णयों की आलोचना करने पर उसे दंड देने का अधिकार होगा। नीचे सवाल पूछेगा, उपरोक्त दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। अब इसका जवाब कौन से विद्यार्थी दे पाएंगे? अब इसका जवाब कौन से विद्यार्थी दे पाएंगे? इसका जवाब वो विद्यार्थी दे पाएंगे जो इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि अभिलेख न्यायालय का मतलब सर ने क्या समझाया। अभिलेख न्यायालय का दो अर्थ सर ने समझाए कि सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियां लिखित रूप से होते हैं, उसका अपना साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इनके निर्णयों की आलोचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो न्यायपालिका को उसे दंड देने का अधिकार है। और यही अदा न्यायपालिका को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्ति देता है, एक अभिलेख न्यायालय की शक्ति देता है, जो न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। अब मुख्य परीक्षा में सवाल आएगा, वो भी हो जाएगा, और प्री का चाहे जो सवाल पूछा जाए वो भी आप कर लेंगे। यहां प्री भी छुपा हुआ है। प्री के सवाल कैसे बनेंगे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर्ड होने के बाद उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर्ड होने के बाद हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है जहां से वह रिटायर्ड हुआ है, बाकी अन्य हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर्ड होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश जिस उच्च न्यायालय से वह रिटायर्ड होगा उस उच्च न्यायालय में छोड़कर अन्य उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जस्टिस। यह अंतर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में। लेकिन अभी हम न्यायपालिका नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए और अंदर नहीं जाएंगे। जितनी आवश्यकता यहां मुझे समझाने की थी वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपके मेंस में भी अगर सवाल आ जाए कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, तर्क सहित समझाइए, तो इन हेडिंग्स और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझा भी देंगे। और प्रीलिम्स का भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप बता देंगे। क्लियर? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पूरे वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे और पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और मैं आप लोगों से लगातार अपील भी कर रहा हूं कि जो भी वीडियो आप इस तरीके से देखते रहिए, उसका एक नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि उससे संबंधित कोई मुद्दा अगर आपके एग्जाम में आए तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो सवाल आप कर भी पाएँ। यही इसका उद्देश्य है। तो आप लोग उसको नोट भी करते रहिए और अपने साथियों को उसको शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी लोगों को इससे परिचित होने का अवसर मिले। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं। और ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष ऐप पर होली हंगामा ऑफर चल रहा है, और होली हंगामा ऑफर में यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी आपको कब तक 22 मार्च तक 90% का डिस्काउंट मिल रहा है और 100% का कैशबैक भी है अप टू। और जो उत्कर्ष के पेड स्टूडेंट हैं उनको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ऑफर केवल 22 मार्च तक ही है। तो चाहे आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एमसीक्यूज बैच, टेस्ट सीरीज, कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो सभी बैचेस में ये छूट मिल रही है। बुकशाला में जो आपका कंटेंट है, जितनी भी पुस्तकें हैं, उस कंटेंट पर भी आपको अभी 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ऑफर केवल 22 मार्च तक ही है, तो इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाइए। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरा सेशन कैसे रहा, और ये आपके लिए जो चलाई गई पॉलिटी की सीरीज, ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब के विद्यार्थियों का भी क्लियर हो सके। क्या इसके माध्यम से आपका लाभ हो रहा है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।